ये रहा अपना महाराजा। नमस्कार दोस्तों, आज लेके चलते हैं एक नए सफ़र पे। आपको कहाँ जा रहे हैं रास्ते में बता देंगे यार। चल पड़े हैं एक नए सफ़र पे, और ये सफ़र कहाँ जाएगा बताते हैं आपको रास्ते में। पेट्रोल डलवाया है खाली 501 रुपये का, क्योंकि ये पेट्रोल पंप वाले गड़बड़ में रहते हैं। आगे चल के दुनिया भर के रिलायंस के पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, नायरा के मिल जाएंगे, एसआर के मिल जाएंगे। वहाँ पेट्रोल डलवा के तब मैं रियल टाइम एवरेज आज आपको बताऊंगा। हर बार मैं एवरेज नापता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब की बार देखते हैं क्या गड़बड़ होगी। चल पड़े हैं एक नई राइड पे। ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है, छोटी सी राइड है। आज जाना है, कल वापस आ जाना है। बड़ी मुश्किल से मनाया भाई पिलियन को, मान ही नहीं रही थी इस पे नहीं जाऊंगी। वो बाइक अच्छी थी, ये बाइक ठीक नहीं है। मैं कहा नहीं यार ये अच्छी बाइक है, मान ले। बड़ी मुश्किल से समझाया है, तब चलिए। ये आ गया जी दिल्ली का महा फेमस डेस्टिनेशन। हाँ जी हाँ, मुंडका। सुबह 4 बजे ये हाल है मुंडके का, कुछ नहीं कर सकते इस एरिया का। रास्ता और है ही नहीं कहीं से, रास्ता यहीं से है। अभी यहाँ से जाएंगे हम पंजाबी बाग से कनॉट प्लेस, रकाबगंज गुरुद्वारे से मुड़ जाएंगे और फिर जाएंगे सीधा भैरव मंदिर के सामने से सराय काले खान से चढ़ जाएंगे हाईवे पे। ये हाल देखा, पानी देखो कैसे भरा हुआ है। अच्छा सामने ओवरलोड चल रहा है वो मेट्रो वाला। ये प्रॉब्लम थी। ये फंस गए भाई, फंस गए। आगे भी ड्राइवर बैठा है, पीछे भी ड्राइवर बैठा है। निकालते हैं, ओवर साइज लोडिंग है। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय। दर्शन कर लिए भाई भैरव बाबा के रास्ते में। अरे कहाँ आ गए, यहाँ से कहाँ जाएगा ये? अच्छा भाई चलो इसके हिसाब से चलते हैं। भाई साहब हापुड़ के लिए? हाँ नहीं, ऊपर से है ना रास्ता? ठीक, यहाँ से था रास्ता भाई। पिछले ट्रिप पे मैं गया था ना, आदि कैलाश गया था, तो यहीं से गया था। मेरे को याद है वो काफी पुल के नीचे से, काफी बड़े पुल के नीचे से जाना था। वो शायद आगे होगा। अब रास्ता तो यहाँ से भी दिखा रहा था, लेकिन फिर वही ऊबड़ खाबड़ दिखा रहा था। क्या बना दिया गाजियाबाद है। कोई रात में सफर करके राजी नहीं होता था यूपी में, हमें अच्छी तरह याद है। और आज देखो आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर बार किसी शहर के बारे में, किसी रास्ते से और कोई शहर किया तो उसका क्या इतिहास रहा है, तो उसकी खासियत क्या है। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको आदि कैलाश वाली वीडियो बताया था गाजियाबाद के बारे में, एक वीडियो में बताया था कुरुक्षेत्र के बारे में, एक वीडियो में बताया था रामपुर के बारे में। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ कुछ ना कुछ बताऊँ आपको। अभी मैं आपको किसी शहर के बारे में नहीं बताऊँगा। अभी बात करेंगे हम बात करेंगे स्टेट की, और स्टेट होगा महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन चालू है। वहाँ पे टोटल सीटें हैं 288 सीटें हैं, और 2 बड़ी पार्टियाँ हैं वहाँ पे। एक महायुति जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है, और एक महाविकास अघाड़ी जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब महाविकास अघाड़ी के अंदर है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, और छोटी मोटी पार्टियां भी हैं। ऐसे ही महायुति के अंदर है बीजेपी, शिवसेना, तीसरा है अजीत पवार, एनसीपी, रियल एनसीपी। ये पहला इलेक्शन ऐसा है जिसके अंदर ज़्यादा नहीं तो अभी तक की सबसे ज़्यादा पार्टियाँ लड़ रही हैं। मुझे लगता है कि अभी पिछले 30 साल के अंदर अगर कोई पार्टियाँ लड़ रही हैं आज की डेट में, तो पार्टियाँ लड़ रही हैं महाराष्ट्र में। दल मिला के, सब कुछ मिला के इतने ज़्यादा दल हैं कि दलदल हो गया है सारा। लेकिन हम बात करते हैं, शुरू करते हैं सीटों से। 288 सीटें हैं
288 सीटों में से करीबन 50 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर टोटल 28% जो है वो मराठा वोट है, 10% ब्राह्मण और अपर कास्ट की वोट है, 53% ओबीसी की वोट है और करीबन 24% मिला के SC/ST की वोट है, 12% मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट वहाँ पे अधिकतर जो है ना शहरों में है, जैसे बॉम्बे हुआ, भिवंडी हुआ और अपना संभाजी नगर हुआ, मालेगांव हुआ। ग्रामीण इलाकों में वहाँ पे मुस्लिमों की वोट कम है। तो ये समीकरण टोटल जातीय समीकरण ऐसा है वहाँ पे। और मुसलमानों में भी 85% सुन्नी है और 15% शिया है। अब यहाँ से हमें जाना है राइट में, हल्द्वानी बरेली हापुड़, ये था वो यहाँ से। ठीक, पेट्रोल आया है जी 1360 का, ठीक है, 94.91 रेट है, 1360 का पेट्रोल आया है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, अभी मेरी गाड़ी चली है 5394 किलोमीटर और अब मैं इसको ट्रिप 1 कर लेता हूँ 0। अभी होगी 0 ट्रिप ए, टंकी करवा ली है फुल। अभी एवरेज नापेंगे इसकी। शनिवार का दिन है, जिसको देखो वो नैनीताल की तरफ उड़ा जा रहा है। नैनीताल की तरफ जा रहा है या फिर ये तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन पहाड़ों में जा रहा है। चलिए खैर, अब अपनी चर्चा को आगे शुरू करते हैं। जैसे औरंगाबाद एरिया है वो शिया का है, वहाँ पे ओबीसी जीतता है और अब की बार ओबीसी पूरा गेम खेलने के चक्कर में है महाराष्ट्र के अंदर। अब बातें करते हैं बीजेपी की, कौन जीतेगा वहाँ। अब देखो, हार जीत का तो कुछ नहीं पता लगता। हरियाणा के अंदर सब जिता रहे थे कांग्रेस को, जीत गई बीजेपी। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही गेम है। कहने को तो आप कह दो कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन वोटों का समीकरण और पार्टियों का चरित्र कुछ और है। यहाँ सबसे घटिया चरित्र अगर कोई है तो पार्टियों का यहीं पे है। जैसे आपको याद होगा पिछली बार 2019 के अंदर शिवसेना और बीजेपी इकट्ठी लड़ी और बहुत अच्छे तरीके से 160 के करीब उनकी सीट आ गई थी और जीत गई थी। लेकिन बाबा साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि भाई इन दोनों में से कोई भी नहीं बनेगा, कभी भी हम लोग कभी भी कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे। इन दोनों का मतलब था, राज ठाकरे एक साइड बैठा था, उद्धव ठाकरे एक साइड बैठा था, लेकिन उसके बाद भी उद्धव भाई साहब जो है ना, बोले ना मैं तो बनूंगा, तो वो छोड़ के उनको धोखा देके गद्दारी करके वो कांग्रेस का चला गया और 2.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहा। उद्धव ठाकरे एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जिसने कभी कोई इलेक्शन जी लड़ा ही नहीं और अब की बार भी जो है ना वो लड़ ही नहीं रहा है। वो दूसरा मनमोहन सिंह है और दूसरी पार्टी है शरद पवार। शरद पवार ने अपने बाप को भी नहीं बख्शा। सन 82 की बात है, 82 के अंदर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, चौहान कोई मुख्यमंत्री था, उसका चेला हुआ करता था शरद पवार, और ऐसा गेम पलटा, चौहान को ही मुख्यमंत्री पद से हटा के खुद बैठ गया। और अभी तक का इतिहास रहा है कि ये किसी के साथ नहीं रहा है, किसी के साथ नहीं रहा है। ये सबसे लालची, सबसे करप्ट राजनीति के अंदर मैं शरद पवार को मानता हूँ। तीसरा है कांग्रेस की वैसे लंका लगी पड़ी है। हरियाणा ने कांग्रेस को ऐसा थप्पड़ मारा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको, कैसे फेस करे, कैसे लड़े। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर मान लीजिए लड़ाई हो रही है, नॉर्मल लड़ाई हो रही है तो आप एग्रेसिव होकर दूसरे को मारने जा रहे हो और वो आपका घूसा या थप्पड़ का को डिक कर जाता है और फिर आपको एक मार देता है। इतना लो कॉन्फिडेंस आज के डेट में कांग्रेस का है। ठीक, फिर आ जाओ अब बीजेपी और शिंदे साहब मराठा है। मराठा वोट जो है करीबन 28% है। अजित पवार भी मराठा है। हम ये मान के चलते हैं 28% वोट है मराठाओं की, तो उसमें से क्योंकि रूलिंग पार्टी है शिंदे, रूलिंग मुख्यमंत्री है, तो उसको कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेंगी। ये मान के चलो आप 28% मराठा वोटों में से 15% मराठा वोट तो ये लेके ही जाएंगे। ठीक है, और 10% जो ब्राह्मणों की तो वे तो है ही इनके पास, वे तो कांग्रेस को जाएंगे नहीं। 12% जो वोट है मुसलमान वोट, वे इनको नहीं मिलने धेला भी वहाँ से। ठीक है, उनको तो भूल जाए, 12% वोट भूल जाए और करीबन जो 50 सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेट है उनको भूल जाए। इनको तो शुरू करना पड़ेगा 230 सीटों से बीजेपी को। तो कांग्रेस के एडवांटेज है वो 50 सीटें जो है ना वे इनकी है, शरद पवार की और कांग्रेस की। अब इन्होंने गेम क्या खेला है, जैसे यूपी के अंदर गेम खेला था अखिलेश ने जो ना कोई भी मुस्लिम वो 1 या 2 कैंडिडेट। ये था जी सरदार जी का ढाबा, सरदार जी का ढाबा। हम तो सरदार जी का नाम सुन के रुक गए, लेकिन बेकार कॉफी। अब इस रूट पे पता है क्या है,
इस रूट पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नाम रखेंगे रॉयल ढाबा और मिलेगा कोई और, लेकिन यहाँ पे सरदार जी ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरदार जी ही थे और सरदार जी का ही ये है, इसीलिए मैं रुक गया यहाँ। वरना सबसे ज्यादा इस रूट पे ही गड़बड़ करते हैं। सबसे ज्यादा इस रूट पे गड़बड़ होती है कि ढाबे का नाम कुछ और होता है, ओनर कोई और होता है, खिला कोई और रहा है। एक कॉफी पी ली, अब चलते हैं। चलो आज दूसरा रूट लेते हैं। नॉर्मली मैं रुद्रपुर की तरफ से जाता हूँ, आज हम चलेंगे जिम कॉर्बेट की तरफ से होके काशीपुर। थोड़ा भीड़ भड़का मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा है, ये ज्यादा नहीं है। ये यहाँ से दिखा रहा है पौने 3 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, तो यहीं से चल के देखते हैं। कई साल पहले मैं आया था यहाँ से, उस टाइम में सड़क बन रही थी। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है इस सड़क की। बाजपुर होके कहते हैं इस रास्ते को, बाजपुर होके, काशीपुर बाजपुर। चलिए शुरू करते हैं। कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया था, वरना इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। क्यों? इनका एक सिंपल सा फार्मूला, देखो भाई तुम्हारे नाम से हिंदू तो वोट देगा नहीं, तो इसलिए तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी तो है, हम तुम्हें ही लेके चलेंगे। और हकीकत है वो आज भी उन्हीं को लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने सबने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट किया, हालांकि उनका कैंडिडेट हिंदू ही था। यही एक रणनीति ऐसी थी जिसने बीजेपी की लंका लगा दी। और यही काम अब शिंदे कर रहा है, उद्धव कर रहा है। उद्धव क्या कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं। उद्धव ने के 90 सीटें है उद्धव के पास, शिवसेना के। एक भी सीट पे उसने मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और आप टीवी में जाके देखिए, सब मुसलमान कह रहे हैं उद्धव को हम टिकट वोट दें। क्यों? इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, राजनीति के अंदर जितनी शातिर ये कौम है ना, वर्ल्ड वाइड कोई नहीं है, वर्ल्ड वाइड। तो उससे क्या होगा, उद्धव को मराठों की वोट मिल जाएंगी, मुसलमानों की सारी वोट मिल जाएंगी। ये बॉम्बे में गेम कर देगा, भिवंडी में गेम कर देगा, मालेगांव में गेम कर देगा। औरंगाबाद के अंदर ओबीसी बैठा है आखिर में ओबीसी भी जाके चिपकेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा वो, लेकिन फिलहाल तो अलग लड़ रहा है वो। तो ये समीकरण हो गए। अब इसके अंदर बीजेपी को क्या बेनिफिट है? बीजेपी को बेनिफिट ये है कि बीजेपी जो है, एक तो वो योजना लेके पुल बनाया था, उसके बाद एक पुल और उन्होंने बना दिया है बहुत बड़ा समुद्र के अंदर, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मेट्रो है और जो चीज़ें हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, और ये सब चीज़ें हैं, ये लोगों को दिख रही हैं। तो उस हिसाब से वो समझते हैं अभी बीजेपी जो है काम करती है, उस हिसाब से इनको वोट पड़ेंगे रूलिंग होने के कारण। 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर शिंदे मराठा है और फडणवीस ब्राह्मण है, ये वोट इनको मिलेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर अब आज की डेट में जो चल रहा है, मोदी की सभा में तो भीड़ आती है, लेकिन अब की बार योगी की सभा में मोदी के बराबर भीड़ आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो कटेंगे बटेंगे फैक्टर है ना, ये हरियाणा में इतना लागू नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा में तो 7% थे, वो भी 4% एक ही जगह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो फैक्टर काम कर रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये 4 फैक्टर है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और नेगेटिव क्या है बीजेपी का? नेगेटिव है अजीत पवार। अजीत पवार वो लोटा है जो कहीं पे भी घूम सकता है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अजीत पवार इनके यहाँ सबसे कमजोर कड़ी है। इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया सीएम शिंदे को। शिंदे जीतने के बाद कह दे भी मैं नहीं बनना चाहता, फडणवीस बनेगा, बीजेपी बनाए अपना, क्योंकि इनके कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली जो है ना शिंदे है, तो इसके अंदर तो कोई दो राय है नहीं। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ कांग्रेस एंड पार्टी के। कांग्रेस पार्टी है बॉम्बे और जो है ना मराठवाड़ा साइड में इसका थोड़ा दबदबा है। और ऊपर से ये लोग और कॉन्फिडेंस इसलिए हो गए थे कि लोकसभा के इलेक्शन में इनको 43 में से 31 या 38 सीटें आई थी, तो उससे ये गदगद हो गए। अब उसी समीकरण के हिसाब से कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हमारे ज्यादा एमएलए हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हरियाणा में नहीं चला, ये इनको सोचना चाहिए। हरियाणा में 5 सीट जीते थे, लेकिन बाद में 0 रह गए। 0 तो नहीं मतलब हार गए। ये कांग्रेस का है। अब एनसीपी आ जाओ। एनसीपी के अंदर जो शरद पवार जी हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ महाकाई आदमी है, वो पलटी मार देगा। अगर बीजेपी की बन रही होगी ना, पलटी मार देगा, देखना। उसके अंदर कोई दीन ईमान नहीं है। और जो प्याज है नासिक के साइड में, जहाँ पे वो डोमिनेट करता है, जितना किसान लॉबी है महाराष्ट्र की, वो सारी शरद पवार के साथ में है। तो आप नोट कीजिएगा, जब भी इलेक्शन आते हैं, पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आते हैं प्याज 80 रुपए किलो हो जाता है। अभी चले जाओ मार्केट में, आपको 80 रुपए मिलेगा, 60 से 80 के बीच में मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है शरद पवार के कारण। पूरी नासिक की प्याज लॉबी सारी शरद पवार के साथ में है। इन्होंने इलेक्शन के टाइम में महंगाई दिखानी होती है, महंगाई दिखा के कहते हैं देखो जी इतनी महंगाई हो गई, और बीजेपी के वोट काटने हैं। सेम काम अभी कर रहे हैं। तो ये फैक्टर आपको मैंने बता दिए शरद पवार के और कांग्रेस के ही बता दिए। अब इसके बाद आ जाओ उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी जैसे वहाँ पे कमजोर कड़ी अजीत पवार है ना, वैसे ही शिवसेना में कमजोर कड़ी उद्धव ठाकरे है। और बनना मुख्यमंत्री मेरे को है, इसकी ये जिद है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा।
हालांकि डिक्लेयर नहीं किया इन लोगों ने, ये माइनस पॉइंट चल रहा है इनका, महा अघाड़ी का ये माइनस पॉइंट है कि वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता पा रहे। तो ये मेन फैक्टर है इन सब के अंदर, जो ना सबसे बड़ा काम करेगा मुस्लिम फैक्टर। अब उसको कैसे हैंडल करेगी बीजेपी और उसको कैसे हैंडल करेगी कांग्रेस, उसके ऊपर सारा गेम है। हिंदुओं का वोट अभी थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हिंदू भी बटा हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टरों के अंदर अगर रेशियो उठा के देखा जाए 60% बीजेपी के चांस लग रहे हैं, 40% कांग्रेस के चांस लग रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मेरे को समझ लग रही है वो मैंने आपको बता दिया। ये थे समीकरण महाराष्ट्र के। उडुपी वाला बाजपुर से पहले पड़ता ही है, ठीक है, मोस्टली तो होते ही हैं। अपनी बाइक खड़ी है, डोसा ठीक है, एक डोसा खा लिया जी। अब यहाँ से चलेंगे, उडुपी वाला है ये, शिकारपुर में। अब शुरू करते हैं नैनीताल तक का सफर। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं सुहाने सफर पे।